अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है रिटन रिप्रेजेंटेशन। सर, रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि भाई ऑडिटर अपने क्लाइंट को ये बोलेगा कि भाई आप कुछ चीज़ें राइट करके दे दें। यानी सर आप जो हैं रिटन में रिप्रेजेंटेशन दे दें। रिटर्न में क्या दे दें? रिप्रेजेंटेशन दे दें। अब मैंने आपको, अगर मैं आपको समझा पाऊँ, हमने मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में मल्टीपल चीज़ें की। मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में मल्टीपल चीज़ें की, वो क्या थी ज़रा सुनिएगा। आपको मैंने सिखाया था कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जब आपको मिली थी मिस ट्रीटमेंट, जब आपको मिली थी मिस ट्रीटमेंट, याद करें। फिर मैंने कहा था सर अगर वो मिस ट्रीटमेंट आपकी इममटीरियल है तो क्लाइंट के पास आप गए, क्लाइंट से आपने पूछा कि भाई आपकी नज़र में ये मिसट्रीटमेंट क्या है। वो बोल रहा है इममटीरियल है। उसके बोलने पे नहीं जाना। और आपकी असेसमेंट तो है ही ना, आपने तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के XYZ परसेंटेज मटीरियलिटी निकाली हुई है। क्योंकि अगर आपकी मिसट्रीटमेंट उससे ऊपर जाती है, दैट विल इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है आपके शेयर होल्डर की, वो तो चेंज हो जाएगी ना अगर मटीरियलिटी से ऊपर गया। मैं तो कह रहा हूँ आपकी मटीरियलिटी से नीचे। आप क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई आप ये बताएं कि ये मिस स्टेटमेंट सही है, आप सही नहीं कर रहे क्योंकि मटीरियलिटी से नीचे, मटीरियलिटी से नीचे। तो आप मुझे लिख के दे दें कि आपकी नज़र में भी ये मिस स्टेटमेंट इममटीरियल है। ये मिस स्टेटमेंट क्या है? इममटीरियल है। तो भाई वो कहता है ये कि इसके लिए आप ऑब्टेन कर लें रिटन रिप्रेजेंटेशन, लिखवा लें, उससे लिखवा लें। अच्छा देखें, अब वो कहता ही है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन का आयजा आया क्यों। प्लीज सुनिएगा। रिटन रिप्रेजेंटेशन के आयजा की आने की लॉजिक पहली बता रहा हूं। पहली लॉजिक ये है कि आप जब सामने वाले क्लाइंट से चीजें लिखवाते हैं, देखें एक तो ओरल कंफर्मेशन है ना, वो तो कोई कुछ भी कह देगा, बाद में मुकर जाएगा। पर रिटन रिप्रेजेंटेशन के आयजा के आने का जो सोल और प्राइम मकसद है, पहला जो अहम मकसद है, वो ये है कि सामने वाला बंदा जब कुछ कहेगा और उसी चीज को राइट डाउन करेगा, उन दोनों में फर्क है। लिखते हुए ही विल बी वेरी कॉशियस। वो बहुत ही कॉशियस होके वो चीज को लिखेगा, बहुत ही सावधानी से लिखेगा, बहुत ही सोच समझ के लिखेगा, क्योंकि कल को उस पर बल्ली आ सकती है, कल को उस पर केस हो सकता है। तो बोलता ही है स्टैंडर्ड कि भाई आप रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने जब जाएंगे तो सामने वाला जो वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यानी जो वो बकवास कर रहा है, जो बातें कर रहा है, वो सोच समझ के लिखेगा उसके अंदर। क्योंकि उसमें फिर वो गलत नहीं लिखेगा। बोल गलत सकता है पर लिख गलत नहीं सकता, क्योंकि फंस जाएगा। तो पहला मकसद तो आपको समझ आ रहा है कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने का मकसद क्या है, कि आप उससे राइट डाउन करवा लें। और जो बंदा लिखने पे मजबूर होता है, जो बंदा राइट डाउन करता है, तो वो बंदा बहुत सोच समझ के लिखेगा, और जो गलत रिप्रेजेंटेशन उसने देनी भी होंगी वो नहीं देगा, वो उसको फिल्टर आउट करके सही कर देगा। तभी कहते हैं कि भाई आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं ना, ये वन ऑफ है, ये वन ऑफ है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये वन ऑफ है। सही है जी, आगे सुनिएगा। मैंने कहा सर दूसरी एग्जाम्पल। सही जी, सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं आपसे। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आपने मेरे साथ किया था सर रिलेटेड पार्टी। ऐसा ही है, रिलेटेड पार्टी। अच्छा, रिलेटेड पार्टी के अंदर जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, वो क्या था कि भाई सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई हूं। ऐसा ही है, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ रिकॉर्ड हो गई हूं। अच्छा, और डिस्क्लोज हो गई हूं। इफ रिक्वायर्ड बाय, इफ रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इफ रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई क्या मुझे सारी रिलेटेड पार्टीज क्लाइंट ने बताई, और अगर बताई तो उनसे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस मुझे बताई और रिकॉर्ड की।
और वो सारी ट्रांजैक्शंस इन ट्रू पिक्चर, इन ट्रू सब्सटेंस की, जैसे मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दी थी रिलेटेड पार्टी समझाते वक्त, कि भाई अगर लेट से एक पीपी खरीदा, एक पीपी खरीदा, भाई 100 मिलियन का पीपी है, इसने 150 मिलियन का खरीद लिया, भाई महंगा खरीदो ना। महंगा खरीदने के पीछे लॉजिक क्या थी, सब्सटेंस क्या था? सब्सटेंस ये था कि भाई 50 मिलियन का टेक्निकली लोन देना था, पर वो दिखाना नहीं था। तो देखो, जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं वो इस पोजीशन में होती हैं कि वो फ्रॉड को आराम से कर सकती हैं, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। हो सकता है एक पेरेंट जो सब्सिडी और कंट्रोल तो वही कर रही है ना, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उसने इस मद में पैसे निकाल दिए हों। ऐसा भी नहीं लगेगा कि लोन दिया हुआ है, सीधा सीधा पैसा उसकी जेब में चला जाएगा, तो वो चुकाने की बात भी नहीं होगी कोई। मतलब समझने की बात है। तो भाई वो कहता है, यही तो कहता था रिलेटेड पार्टी का आया था, कि आप ये देखें कि क्या जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका सब्सटेंस क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है, उसके पीछे रैशनल क्या था। पर ये तो मैंने अपने प्रोसीजर्स कर करा के ऑडिट कर लिया कि भाई हाँ यार, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें कर करा के, वो तो मैंने प्रोसीजर्स किए ना। पर मैं ये कहता हूँ कि मैनेजमेंट वाले भाई, आप प्लीज़ मुझे एक बात बताएं, आप प्लीज़ मुझे एक बात बताएं, आप मुझे ना लिख के दें, आप मुझे रिटन में रिप्रेजेंटेशन दें। अच्छा जी, रिटन में रिप्रेजेंटेशन क्या दें? कि भाई ऑल रिलेटेड पार्टी transactions have been disclosed to you। अच्छा, टू यू का मतलब ये है कि मैं उसको नहीं लिख रहा, वो मुझे लिखेगा। सही है जी, क्योंकि उसकी तरफ से आ रहा है ना मेरे पास। तो ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैज बीन डिस्क्लोज टू यू। अच्छा, मैंने कहा बेटा ये नहीं, और भी लिखो। क्या लिखवाऊंगा उससे? मैं बोलूंगा ऑल दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड in the financial statements and appropriately। हाँ भाई, appropriately क्या लिखूंगा मैं सर? disclosed in the FS। अच्छा, फिर मैंने आपको सिखाया था कि भाई अगर मैनेजमेंट ये अजर्ट कर रही है, ये अजर्ट कर रही है, अजर्ट मतलब दावा कर रही है, अजर्शंस होते हैं ना दावे मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट ये दावा कर रही है कि ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तमाम की तमाम आर्म्स लेंथ पे हुई हैं। तमाम की तमाम किस पे हुई हैं? आर्म्स लेंथ पे हुई हैं। तो आप लिख के देंगे, मतलब उसको बोलेंगे लिख के दो कि ऑल दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, all the related party transactions have been conducted on arm's length basis। अच्छा, जब आप उस पर लिखवा रहे हो ना, वो इतना अवेयर होकर लिखेगा ना ये, क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि आप ये जो सारी रिप्रेजेंटेशंस है ना, ये सारी रिप्रेजेंटेशंस साइन करवाते हैं उन बंदों से, बात सुनिएगा, साइन करवाते हैं उन बंदों से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जिनके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ बिजनेस होती है। मैंने दो बातें कही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, सोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिनके पास एप्रोप्रिएट बिजनेस नॉलेज होती है, जो इस लायक होते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशंस में साइन कर पाए। तो वो कौन होते हैं सर? वो होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा जी सर, वो होते हैं भाई हमारे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मुझे बात बताओ, आप सीएफओ सीईओ से ये लिखवा रहे हो, सीईओ और सीएफओ से अगर ये लिखवा रहे हो कि भाई आपने मुझे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सारी डिस्क्लोज करवाई हैं, सुनिएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सारी डिस्क्लोज की हैं, सारी रिकॉर्ड हो गई हैं, आर्म्स लेंथ पे हो गई हैं, कल को कोई भंड निकला, किसकी फटीक है? इन लोगों की। क्योंकि मैं तो बोलूंगा ना, मैं तो रीजनेबल एश्योरेंस देता हूँ भाई, उल्टा मैंने इनसे लिखवाया भी था। अब ये सीएफओ भाई साहब और ये सीईओ भाई साहब लिख के दे रहे हैं कि भाई ये उन्होंने जो ट्रांजैक्शंस की हैं वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे की हैं। अच्छा, आप इस पूरी कहानी में एक चीज़ सीखें मुझसे, इस पूरी कहानी में एक चीज़ सीखें। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत अहम है इस
इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के आयजा को समझने के लिए बहुत अहम है, तभी पूरी कहानी घुमा के बता रहा हूँ आपको। अहम चीज़ ये है जो आप लोगों ने समझनी है, और जो बहुत ही की एलिमेंट है जो मैं बोलने वाला हूँ, तो सब इधर उधर रख के साइड में इस बात को फोकस होकर सुनना। बात ये है कि जो ये आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो आप रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये आपको अलोन अलोन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देती। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सर, ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, ये जो आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, अलोन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देती। मैं इसको क्रॉस लगाता हूं ताकि आपको याद रहे, ताकि आप इसको याद रखें। सर, अलोन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देती, यानी लेट से अगर मुझे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मुझे क्लाइंट कहे कि यार मैं आरपी की ट्रांजैक्शंस तुम्हें नहीं दे रहा, आरपी की ट्रांजैक्शंस तुम्हें नहीं दे रहा, मैंने सारी डिस्क्लोज कर दी है, रिकॉर्ड कर दी, ऑडिट नहीं करो, तो दैट मीन्स कि आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। इवन दो वो लिख के दे रहा है, यही तो गेम है, इवन दो वो लिख के दे रहा है। देखो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली जाती है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली जाती है अपने किसी और ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, अपने किसी और ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। एक पहली चीज बताइए, मैं कोई आपसे पूछे क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कोई आपसे पूछे क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपका जवाब आएगा नहीं, ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देती है। फिर आगे सुनिएगा क्यों। मैं कह रहा हूं कि भाई वो सामने वाला बस लिख के दे रहा है, तो भाई आप चेक तो करेंगे ना, तो आपने अपनी उस चेक करने की चीज को एडिशनली सपोर्ट करवाने रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेके। बात क्लियर है। तो दोनों चीजों में फर्क बता दिया मैंने। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप चेक ही नहीं करेंगे, भाई आप चेक करेंगे, आपने काम कर लिया, फिर आप उससे रिकन्फर्म करवाने, देख ले आखिरी बार है, आखिरी मौका है, मैं जाने दे रहा हूँ, एफएस साइन कर रहा हूँ, आप यानी रिपोर्ट साइन कर रहा हूँ। तो बात समझने की ये है कि आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड यू सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। बात क्लियर है। तो ये बेसिक एग्जांपल। अच्छा भाई सर, और क्या क्या ले सकते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, आए जी एग्जांपल्स देते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। मैंने कहा सर, अगर मैं आपको अनदर एग्जाम्पल दूं, अनदर एग्जाम्पल, तो सर आपको याद होगा, सुनिएगा, आपको याद होगा मैं इंगेजमेंट लेटर के अंदर, हाँ भाई, इंगेजमेंट लेटर के अंदर कुछ चीज़ें लिखता हूं जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं। मैनेजमेंट की क्या होती हैं? जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा जी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इंगेजमेंट लेटर के अंदर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एफएस एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, ये एंगेजमेंट लेटर में मैं लिखवा के साइन करा चुका होता हूँ, पर वहां पे कहता हूं कि आप बनाएंगे, यहां पे आखिर में लिखवा रहा हूं आपने बना लिए, और ऐसे एफएस बनाए जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू देने में लिखवा रहा हूं उससे। मतलब वो कंफर्म करेगा, कौन कंफर्म करेगा सर? मैनेजमेंट कंफर्म करेगा। मैनेजमेंट के कौन से लोग साइन करेंगे सर? वो जो कि अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ बिजनेस रखते हैं, जो इस लायक हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन दे सकें। तो सीईओ और सीएफओ मैंने आपको बता दिया एज एप्लीकेबल। कुछ जुरिस्डिक्शन के अंदर दो चार विद गवर्नेंस भी देते हैं, पर यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई सीईओ सीएफओ की जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो सफाइस है। क्लियर है। अच्छा, मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, मैं बोलूँ, अच्छा मैनेजमेंट हमको क्या लिख के देगी? वी हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द XYZ फ्रेमवर्क, यानी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, विच कॉन्स्टिट्यूट्स क्या सर? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एंड द कंपनीज एक्ट 2017। वो लिख के देगा, कौन लिख के देगा? मैनेजमेंट। वहां पे क्या लिखा था एंगेजमेंट लेटर के अंदर? वी यू विल प्रिपेयर, यानी मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी। यहां पे हम क्या लिखवा रहे हैं? उनसे लिखवा रहे हैं कि वी हैव प्रिपेयर्ड, और फिर मैं यहां पे लिखवा रहा हूं उनकी जिम्मेदारी रिलेटेड टू प्रोविजन एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा।
सर ऊपर आरपी की स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन थी, याद रखिएगा आरपी की कौन सी रिप्रेजेंटेशन थी, स्पेसिफिक। यानी सर समझने की बात यह है कि कुछ रिप्रेजेंटेशंस आप स्पेसिफिकली लेंगे, जैसे रिलेटेड पार्टी की हो गई, मैंने आपको बताया। और सर ये आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या, कि भाई आपने एफएस बनाया किसके तहत, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत। आपने हमें तमाम डेटा दिया जो हमने आपको बोला था, और आपने कंप्लीटनेस भी इंश्योर की, और सारी ट्रांजैक्शंस जो इस साल हुई हैं सब रिकॉर्ड कर ली हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बाकी नहीं है, सारी रिकॉर्ड कर ली हैं। और फिर मैं बोलूंगा कि भाई आप ये भी लिख के दें कि आपने ऐसे इंटरनल कंट्रोल लगाए थे जो कि लाजमी थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। यानी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, हम एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखते हैं, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच इंटरनल कंट्रोल्स दैट आर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो यहाँ पे बोलूंगा लिख के दो कि तुमने इंटरनल कंट्रोल लगाए थे, और ऐसे इंटरनल कंट्रोल जो कि लाजमी थे एफएस बनाने के लिए, जो कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सर मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट, आप सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम करते हो ना, तो आप इसको बोलोगे लिख के दो कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है ईयर एंड के बाद, तुम मुझसे बेहतर जानते हो, तुम लिख के दो मुझे। यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, सर यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल कि सर सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर, सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर आई विल आस्क मैनेजमेंट प्लीज प्रोवाइड मी रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल द इवेंट्स occurring up to date of ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि हम तो यहां तक के जिम्मेदार होते हैं ना, यहां तक के जिम्मेदार होते हैं ना, ऑल द इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू यू। टू यू क्यों भाई, वो हमें लिख के दे रहा है, अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लिख के दे रहा है, अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लिख के दे रहा है। बात क्लियर है। आगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अच्छा सब्सिक्वेंट इवेंट के अलावा बात समझिएगा, हम अगर बात करें आइजा 240 की फ्रॉड, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई आप मुझे ये लिख के दें कि आपने अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगाए थे फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। हमने फ्रॉड में किया हुआ है भाई, फ्रॉड में किया हुआ है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड करेक्शन, तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। मैं उसको बोलूंगा लिख के दे मुझे कि तुमने कंट्रोल्स लगाए थे, और जितने भी इस साल फ्रॉड हुए हैं वो तुमने मुझे कम्युनिकेट कर दिए हैं। तो इसकी भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। और सर सबसे सोने पे सुहागा, सबसे सोने पे सुहागा सर क्या, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ हम ये कर सकते हैं कि भाई एस्टिमेट्स के रिलेटेड, एस्टिमेट्स के रिलेटेड हम उसको बोलेंगे लिख के दो कि एस्टिमेट्स दैट द मैनेजमेंट हैज मेड आर रीजनेबल इन द सर्कमस्टेंसेस। जो भी एस्टिमेट्स हैं वो रीजनेबल हैं। सर मैं इसको बोलूंगा तुम गोइंग कंसर्न पे लिख के दो कि आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट की है, और आपकी बेस्ट ऑफ द नॉलेज पे आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न है, वो 12 महीने से ज़्यादा ऑपरेट करेगी, मैं सब लिखवा लूंगा। तो सर दैट मीन्स कि ये बातें रिकन्फर्म हो जाएंगी कि सामने वाली कंपनी लिख के दे रही है कि हाँ यार मैंने ये किया है। क्लियर है। तो आज की क्लास मैंने सिर्फ इसलिए रखी कि भाई मैं आपको बताऊं कि व्हाई डू वी नीड रिटन रिप्रेजेंटेशन, और इसलिए होती है कि सामने वाला बंदा जो बोल रहा है उसमें और मोहतात हो जाए। तो ये तो मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज बता दे, कुछ जेनरिक एरियाज बता दिए, हम इसके आयजा को रीड भी करेंगे। पर समझने की बात यह है कि व्हाई वी नीड रिटन रिप्रेजेंटेशन। पहली चीज़ कि सर आप अपने ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए लेते हैं, अपने ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, उसको रिकन्फर्म करने के लिए लेते हैं क्या, रिटन रिप्रेजेंटेशन। और रिटन रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड यू सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बट ये स्टिल लाजमी होती है ताकि आपकी ऑडिट एविडेंस को एक सपोर्ट मिल जाए। और इसलिए भी लाजमी होती है कि आप ये बात एक बार इंश्योर कर लें, एक बार आखिरी बार मेक श्योर कर लें बिफोर साइनिंग योर ऑडिट रिपोर्ट कि भाई सामने वाली कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो डेटा दिया है वो कंप्लीट दिया है, इंटरनल कंट्रोल प्लेस इन किए हैं, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बना है। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।